मेरा नाम शीतल सहगल है और इस चैनल में ना मैं आपको कोशिश करूँगी 11th की जो बायोलॉजी के सारे एनसीईआरटी है, सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू, एक अच्छा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी, बैक क्वेश्चंस भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर। अब तुम लोग जनरली क्या होता है, जब हम फिज़िक्स केमिस्ट्री में इतना उलझ जाते हैं कि बेचारे बायो को तो हम सेकेंड हैंड सब्जेक्ट ले लेते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि बायो को ही तो लेके हमने साइंस ली थी। हाँ, जो लोग बायो लेते हैं वो तो बायो के लिए साइंस लेते हैं ना, उसी बायो को पीछे छोड़ देते हैं। होता ही है यार, ऐसे ही। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, फिर मैं बच्चों को जिनको पढ़ाती हूँ उनसे भी मैं मुझे समझ आता है कि केमिस्ट्री बायो इतना एक्सटेंसिव है कि अब केमिस्ट्री फिजिक्स इतना एक्सटेंसिव है कि बायोलॉजी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। हाँ, और मैंने नोटिस किया कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही नीट करके कर रहे हैं, पर हर इंसान को नीट की ज़रूरत नहीं है। कुछ नॉर्मल एक 11th क्लास की बायो भी पढ़नी है, तो मैं इस वीडियो लेसन में 11th वाली बायो को ही टारगेट करने वाली हूँ। ठीक है, कहना स्टार्ट करते हैं। चलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग एक बात समझना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब 5 किंगडम में मतलब हमने जितने जीव जंतु थे पूरी दुनिया में, उनको मेजरली 5 किंगडम में बांट दिया। जो एक्सेप्टेड है ना, वो 5 किंगडम वाली ही है। वैसे हम पढ़ेंगे कि 5 किंगडम तक पहुँचे कैसे, पर दुनिया में जितने जीव जंतु है, छोटा सा बैक्टीरिया से लेके बड़े से वेल तक, सबको हमने इस 5 किंगडम में कहीं ना कहीं फिट कर दिया है। इससे क्या हुआ, हमें एक ब्रॉडली एक सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना आसान हुआ ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। लिनेस ने शुरुआत की थी, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और बचपन में हमें भी लगता था या तो कोई चीज़ प्लांट है या फिर कोई चीज़ एनिमल है ना। हमें ये थोड़ी पता था, कोई ज़्यादा आइडिया थोड़ी था, कोई एम्फीबियंस है, कोई रेप्टाइल में आता है, कोई पाइसस में आएगा, किसी की कैटेगरी कुछ और है, कोई मोनेरा भी है। मोनेरा तो जानते ही नहीं थे। हाँ, तो सबसे पहले लिनेस ने शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया, सारे जीव जंतु को बोला आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स, तो प्लांट और एनिमल की शुरुआत की। ठीक है, फिर उसके बाद पर यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। यहाँ पे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में तो डिस्टिंग्विश करा ही नहीं हमने। यूकैरियोट प्रोकैरियोट समझते हो तुम, क्या हो, यूकैरियोट हो कि प्रोकैरियोट हो? कम ऑन, इसका आंसर तो सही देना बच्चों, बायो लेके बैठे हो तुम लोग। ऑब्वियसली यूकैरियोट हो, इतना नहीं सोचो, यूकैरियोट्स हो। हाँ, यूकैरियोट समझते हो। हम सुनो, एक लॉजिक बता रही हूँ, गांठ मान लो, हमेशा याद रखना, और किसी को कभी पढ़ाओगे, किसी को कभी बात करोगे इस बारे में, उसको भी बता देना। ठीक है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, इन भाई साहब की फैमिली को छोड़ के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब यूकैरियोट्स होते हैं। सब क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। सिर्फ मोनेरा किंगडम ही ऐसा किंगडम होता है। मोनेरा किंगडम माने हमारा बैक्टीरिया का किंगडम। किसका किंगडम? बैक्टीरिया का किंगडम, जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक, पी से पुराना, पी से प्रोकैरियोटिक, तो ये सबसे ज़्यादा पुराने ऑर्गेनिज्म में माने जाते हैं। और मोनेरा ही इकलौता है जो प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक, बाकी सारे किंगडम यूकैरियोटिक है। समझे? 5 किंगडम है, मोनेरा इकलौता कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, और बाकी के 4 कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। अच्छा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क क्या होता है, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। मुझे पता है तुम लोग को सब याद है, पर कभी कभी कोरोना काल के कारण ना बच्चे भूल ज़्यादा जाते हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। साइड में बुक के लिख के रख लो, वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट का शॉर्ट फॉर्म है ये। और यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। और यहाँ पे तो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, CLEUS न्यूक्लियस। तो तुमने पढ़ा था ना, देखो 9th क्लास में डायग्राम्स थे जिसमें हम एनिमल सेल जब हम बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस से सटा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर एक गोल्जी बनाएंगे, लाइजोसोम बनाएंगे, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाएंगे। ये तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे बह रहा होता है।
ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी पुराना है और बोल सकते हो कि इसके पास बाकी सारा सामान है भी नहीं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क समझ गए? आता था तो वेरी गुड, नहीं आता तो अब तुम्हें समझ आ गया है। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो आना ही चाहिए, कुछ भी पढ़ो ये बायो में, ये तो बेसिक चीज़ है। आई होप अब तुम लोग को आता है ये चीज़। अच्छा सुनो, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल से कनेक्ट हो सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी, प्लस सब्सक्राइब कर देना। हाँ देखो, फिर उसके बाद हम आते हैं, हमने देख लिया तो हम ये जो लिनेस थे इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो दी, पर दिक्कत थी कि इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में तो डिस्टिंग्विश करा ही नहीं। यूनिसेलुलर माने जिनकी बॉडी में एक ही सेल हो, मल्टी सेलुलर जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल हो, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इनके बीच में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल तो था, पर इसने बहुत सारी कैटेगरीज को मिस कर दिया, तो इस कारण से टू किंगडम क्लासिफिकेशन इतना वेल एक्सेप्टेड नहीं था। तो तुम्हें याद क्या करना है, बस लिनेस को याद रखना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ये याद रखना। कभी कभार गलती से क्वेश्चन आ जाता है इसके क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स। अब 5 किंगडम R.H. विटेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये आदमी, ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। R.H. विटेकर जो थे उन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बंटवा दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड है, इवन हम इसी के बेसिस पे स्टडी करते हैं। एक बार ध्यान से देखो 5 किंगडम है क्या, और प्लीज़ ये 5 किंगडम को थोड़ा दिमाग में बिठा लो, ये इंपॉर्टेंट है, समझे। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। प्लांट एनिमेलिया तो लिनेस ने ही बता दिया था, इन्होंने थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन पीछे से एक्सटेंड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। ठीक है, सेल टाइप मैंने बताया ना, सिर्फ मोनेरा का परिवार, मोनेरा का माने बैक्टीरिया का परिवार, मोनेरा का माने बैक्टीरिया का परिवार, सिर्फ बैक्टीरिया का परिवार है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। बाकी सारा क्या है, यूकैरियोटिक है। समझ गए? यूकैरियोटिक अभी याद है ना, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होते हैं। डिफाइंड माने प्रॉपरली पैक, खूबसूरत से ऑर्गेनल सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। सेल वॉल की बात करें तो ये नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज के अलावा किसी और चीज़ से बनी है। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट में होती है कि एनिमल में होती है? हाँ बिल्कुल सही बोले, प्लांट सेल में सेल वॉल। प्लांट सेल की अगर हम बात करें और मैं यहाँ लिख दूँ एनिमल सेल, तो एक चीज़ को याद रखना कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, प्लस सेल वॉल भी होती है, और एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। चलो एक जल्दी से क्वेश्चन पूछती हूँ, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है और सेल वॉल किससे बनी होती है? बताओ बताओ। हाँ मुझे पता है तुम लोग को आता है मेरे समझदार बच्चों। देखो, सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। चलो इसे क्लियर करते हैं, ऊपर को आते हैं। रुको, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से शुरुआत होती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज, जिसमें क्या हुआ, मोनेरा को डिवाइड कर दिया यूकैरियोटिक, और थर्ड डोमेन इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, पर हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। क्लासिफिकेशन, अब देखो फर्दर हमने देखा अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, पहले सिर्फ बैक्टीरिया होता था, ब्लू ग्रीन एल्गी होता था, फंगस होता था, मॉस होता था, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट में आते थे। फिर क्या हुआ, ये जो क्या करा हमने, इन सबको अलग अलग कर दिया। द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड द होल किंगडम इंक्लूडेड हैड देयर। अच्छा, क्या हुआ, प्लांट वाले किंगडम की खासियत ये कहलाई कि इन सब के पास सेल वॉल थी। इनके सबके पास क्या थी? सेल वॉल थी। इस पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी है, तो इनको हमने एक अलग से किंगडम में डाल दिया। प्लांट के अंदर भी डिवीजन है, प्लांट के अंदर भी तुम्हारा डिवीजन है। प्लांट के अंदर 5 मतलब बहुत सारे डिवीजन तुम पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर जो प्लांट किंगडम है उसका तीसरा चैप्टर एनिमल किंगडम है ना, इन सब में ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी कि प्लांट किंगडम फर्दर किस में क्लासिफाइड है और एनिमल किंगडम किस में क्लासिफाइड है। अच्छा, और देख लो क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर और फिर दे प्लेस्ड अ ग्रुप टुगेदर। साइनोबैक्टीरिया, अब साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया है, क्या है मतलब ये क्या हुआ, प्रोकैरियोट हुआ। ठीक है, प्रोकैरियोट हुआ, प्लस ये क्या है, ब्लू ग्रीन है। ब्लू ग्रीन से क्या समझते हो कि इसके पास क्लोरोफिल है, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो अब तो दिक्कत हो गई ना, हमने कहा कि जिसके पास क्लोरोफिल है वो प्लांट में डाल देते हैं, पर यहाँ तो जस्ट अ मिनट,
रहे थे, मैं कह रही थी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है पर इसके पास क्लोरोफिल है, तो दिक्कत हो गई। अभी तक तो हम कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ ग्रीन प्लांट है, जिनके पास ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनको हमने अलग से कैटेगरी में डाल दिया। अब ग्रीन प्लांट्स हमारे यूकैरियोटिक थे, ग्रीन प्लांट्स क्या थे, यूकैरियोटिक थे। और ये हमारे बैक्टीरिया ऐसे हो गए जिनके पास क्लोरोफिल है। तो हमने क्या किया, इन बैक्टीरिया को एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी यहाँ पे, ठीक है। तो वही सब चीज़ें इसमें बता रखी है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये वाला जो पेज है, ये वाला पैराग्राफ है, इसमें यही चीज़ बता रखी है। देखो समझे ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से शुरुआत होती है, 5 किंगडम में बांट दिया है। किसने करा, RH विटेकर ने करा। फिर एग्जाम्पल ले लेके बता रखा है कि कैसे प्लांट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब मोनेरा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने बताया कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है वो सारे किसमें, प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्लामाइडोमोनास आ गया, कोलेरा आ गया, फिर एल्गी और प्लांट्स जो होते हैं जिनके पास सेल वॉल है। अर्लियर जो पहले एल्गी में थे, कोलेरा क्लामाइडोमोनास हमने एल्गी में डाल रखे थे, हम उठा के इन्हें प्रोटिस्टा में लिया। ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई है ना, वो सब तुम इसमें इन सब में पढ़ोगे, तो इन सबको मैं स्किप करके सीधा मेन टॉपिक पे आती हूँ। एक चीज़ हम किंगडम मोनेरा के बारे में बताते हैं। अब इसके अंदर बैक्टीरिया, सोल माने इकलौते मेंबर इसके अंदर बैक्टीरिया ही आते हैं। बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाए। सब कहाँ, जहाँ तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना कि जीवन पॉसिबल है, वहाँ पे तुम्हें बैक्टीरिया मिल जाएगा। समझे मैंने क्या बोला, जहाँ पे तुम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, वहाँ पे तुम्हें ये बैक्टीरिया भाई सब मिल जाएंगे। बैक्टीरिया हमारे पेट में भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, प्रोबायोटिक्स का कंजप्शन करते हैं ताकि गुड बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी रहे। और गुड बैक्टीरिया हमारे पेट गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए दही खानी चाहिए खूब सारी। फिर उसके बाद बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं, 100 ऑफ बैक्टीरिया। थोड़ा सा एक मुट्ठी सॉइल ले लोगे, मिट्टी ले लोगे, उसमें इतना सारा बैक्टीरिया तुमको मिल जाएगा। ये मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन, बहुत सारे या तो किसी के अंदर रहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, या उसके ऊपर रहते हैं एज अ पैरासाइट्स। कैसे रहते हैं, एज अ पैरासाइट्स रहते हैं, समझ गए। बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन देयर शेप डिफरेंट कैटेगरी में बांट रखा है। ये गोल मटोल से तुम्हारे कोसाई कहलाते हैं, फिर ये रॉड शेप बैसिलस कहलाते हैं, स्पाइरल शेप स्पाइरुला कहलाते हैं, और कॉमा शेप विब्रियम। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, हाँ इसमें बोला है, माना कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पर ध्यान से देखा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी के ड्यू टू जो डाइवर्सिटी दिखती है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा विविड है। अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ माने जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। चलो अब एक ही करके पढ़ते हैं। एक आता है आर्की बैक्टीरिया, एक पढ़ना है हमने यू बैक्टीरिया, फिर उसके बाद ख़त्म हमारा बैक्टीरिया किंगडम, उसके बारे में और ज़्यादा नहीं है। फिर स्टार्ट करेंगे हम प्रोटिस्टा। आर्की बैक्टीरिया के बारे में सुन लो। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये बहुत हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा नमकीन एरिया है, वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल नहीं हो सकता, वहाँ पे तुमको बैक्टीरिया मिल जाएगा। ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, हैलोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोफाइल्स, ठीक है। ये देखो हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब तुम्हारा बहुत गर्म है, एसिडो एसिडिक नेचर है, फाइल्स यहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया कैसे बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है, अब ये क्वेश्चन आता है, आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इनके पास एक पर्टिकुलर डिफरेंट प्रकार की सेल वॉल है। क्या है, एक ऐसी सेल वॉल है जो इन्हें एनेबल करती है किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के लिए। समझ गए। तो आर्की बैक्टीरिया में तुमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा, ये हर जगह पॉसिबल, हर पॉसिबल रीजन में रह सकते हैं, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी, ये ऐसा क्यों कर सकती है, बिकॉज इनके पास एक वेल डेवलप्ड सेल वॉल होती है, डिफ्रेंशिएटेड सेल वॉल होती है। और तीसरा पॉइंट जो तुमने पढ़ना है, मेथनोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल, गट माने एब्डोमिनल रीजन, बहुत सारी गाय भैंस, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन सब के गट में प्रेजेंट होते हैं और बायोगैस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है बुक का, इसमें 3 पॉइंट छोटे छोटे करके लिख लो।
इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सुनते रहते हैं ना तो हमारा ध्यान बहुत भटक जाता है, ठीक है, भटकता रहता है, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तुम कोई 5 बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यू बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट। अब इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल माने जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, उनको क्या कहते हैं, मोटाइल, ठीक है। और इनके पास फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम समझते हो, जैसे ये बैक्टीरिया है, अगर एक लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है 1-2 तो उनको फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और जब छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, टंग 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 चारों ओर, तो उसको सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में फ़र्क समझ गए, सीलिया छोटे छोटे से होते हैं, फ्लैजिला तुम्हारे रिलेटिवली बड़े होते हैं। चलो आगे देखते हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल माने, अगर ये मूव करे, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। अच्छा देखो, क्लोरोफिल के ना डिफरेंट प्रकार होते हैं। क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डिपेंडिंग ऑन उसकी कॉम्पोजिशन। क्लोरोफिल भी तो एट द एंड एक केमिकल ही है ना, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉम्पोजिशन क्लोरोफिल डिफरेंट प्रकार का होता है। और यहाँ पे इस यू बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होगा। ये क्लोरोफिल ए बिल्कुल वैसा ही क्लोरोफिल है जो हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं ना हरे रंग के, उनमें जो मिलता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है इनकी बॉडी में, ठीक है। कॉलोनीज में रहते हैं, फिलामेंट्स होती है इनके पास, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मराइन वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर मराइन वाटर में फ़र्क पता है तुमको? नहीं पता तो सुन लो। फिर फ्रेश वाटर क्या होता है, जो नदियों का पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और जो मतलब सॉल्टी वाटर आता है वो मराइन में आ जाता है, ठीक है। इनके आसपास एक जली की कवरिंग होती है, एक जिलाटिनस शीट होती है, ठीक है। इनकी बॉडी के आसपास एक जिलाटिनस शीट होती है। फिर उसके बाद आते हैं दे ऑफन ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, गंदे पानी में ब्लूम कर जाते हैं। अरे तुमने देखा होगा यार, जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो ग्रीन कलर का हो जाता है, उस पर काई सी जमने लग जाती है, ठीक है। वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रेजेंस देखी जाती है, समझे। एक सुनो, अगर तुमको समझ आया कुछ भी, हाँ, और मेरे कारण तुम्हारी हेल्प हुई तो मुझे ना कमेंट करके बताना। अच्छा एक बात सुनो छोटी सी, जब मैं पहले पढ़ती थी ना यूट्यूब से किसी से, तो फिर वो लोग भी ऐसे ही बोलते थे सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, तो मुझे लगता था क्या कमेंट करना, सुन लो। अब पर मुझे अब ना लगता है कि इट मेक्स अ डिफरेंस। पहले ये पता है, मैं सो के उठती थी ना तो मैं देखती थी अपना मतलब मेल चेक करती थी, देखती थी कि कोई काम की बात किसी ग्रुप में तो नहीं चल रही है, व्हाट्सएप चेक करती थी, कभी कभी इंस्टाग्राम चेक कर लेती थी। पर अब ना मैं उठती एकदम अपना चैनल चेक करती हूँ कि किसी बच्चे ने मुझे लिख के बताया हो कि यार उसको समझ आया, इतना खुशी होता है ना। तो तुम लोग को कुछ भी हेल्प हुआ इस वीडियो के थ्रू तो डू लेट मी नो, हाँ। चलो फिर उसके बाद आता है नॉस्टॉक एनाबिना। अच्छा इनके एग्जाम्पल, सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज। अच्छा इनके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट में ऐसे लिख देना कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में। चलो एक फन फैक्ट बताऊँ, दुनिया में नाइट्रोजन फिक्स कौन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इतने नालायक नहीं होते जितना मुझे समझते हैं, बैक्टीरिया एक्चुअली बहुत काम के होते हैं। और तुम्हें एक और बात बताऊँ, बैक्टीरिया को माना जाता है वो हमारे पूर्वज है। ये हाँ सही बात है, जब मैंने सुना था मैं भी सोच रही थी क्या क्या, हाँ ऐसे ही होता है। बैक्टीरिया को ना एक थ्योरी है जैसे एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है, तुम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे। उसके अकॉर्डिंग एक बड़े बैक्टीरिया ने छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया को खा लिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया क्या कर सकता था? एटीपी बना सकता था। एक बैक्टीरिया क्या करता था? ठीक है, लाइसोसोम जैसा काम करता था, लाइसोसोम जैसा काम करता था। एक बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल था। तो क्या हुआ, अब ये जो बड़े बैक्टीरिया ने छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया को खाया ना, ये छोटे बैक्टीरिया मरे नहीं, ये इसके पेट में एज इट इज़ रह गए और फर्दर जाके यही यूकैरियोट बन गए। तुम देखते हो ना यूकैरियोट में कितने ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं, वेल डिफाइंड। तो ये थ्योरी बताती है कि हम लोग जो हमारे जो पूर्वज थे, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स थे, बैक्टीरियाज थे, उससे हम लोग आए इवॉल्व होके। क्वाइट इंटरेस्टिंग।
नहीं लगा, लगा तो मुझे बताना। चलो हम बात करते हैं कि हेट्रोसिस्ट बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद आता है हेट्रोसिस, इसके एग्जांपल है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना। एनाबीना बोल के देखो, बड़ा मज़ा आता है, एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक का मतलब समझते हो? कीमोसिंथेटिक होता है जो केमिकल्स का यूज़ करके किसी चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं। किसका? कीमोसिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं। एक फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस माने लाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो कीमोसिंथेसिस किसको यूज़ करेंगे? कीमोसिंथेटिक, ये केमिकल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, दे प्ले अ रोल इन एटीपी। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक क्या होता है? अब देखो, हमारे जो केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। कार्बन वाला ऑर्गेनिक कहलाता है, उसके अलावा जितना भी बच जाता है वो इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, समझ आया? चलो मौका मिला तो केमिस्ट्री का भी लेसन बनाऊंगी। मेरे 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं हमेशा से, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इतने प्यारे प्यारे से सब्जेक्ट है नहीं। खैर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक समझ रहे हो, केमिकल्स का यूज़ करेंगे। ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बेसिकली ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक माने कार्बन के अलावा बाकी सब्सटेंस। अब जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब को यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन रिसाइकिल में। ठीक है, हमारे आसपास जो न्यूट्रिशन है, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इसको बार बार रिसाइकिल करते रहते हैं ताकि बाकी ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सके। चलो बहुत हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पढ़ते हैं। हेट्रो माने जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। अबंडेंट सर्च तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब हमारे आसपास का जो डेड एंड डिके मटेरियल है उसको तोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंसानों के लिए। ये कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, दही बनाने के काम करते हैं, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन को कहाँ फिक्स करते हैं? दाल, लेग्यूमिनस मतलब दालें, हमारी जो पल्सेस होती है ना उनकी रूट्स में रहते हैं, पल्सेस के रूट में रहते हैं। ये डैमेज करते हैं ह्यूमन क्रॉप्स को, एनिमल्स को और पेट्स को। ये बीमारियां भी फैला सकते हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर पौधों में होता है, सिट्रस कैंकर कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है, बाकी तो एनिमल्स में हो जाता है। और ये डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। अब आता है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। यहाँ पे स्टार मार्क करो और लिखो रिप्रोडक्शन। अभी तक तुमने उनके नेचर के बारे में पढ़ा है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फिजन से। बाइनरी फिजन पढ़े थे ना, अमीबा में करता है, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, 10th क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, याद करो। ऐसे यहाँ पे ये लोग फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं पहला। और जब कंडीशन फेवर में ना हो, मान लो कि बहुत ज़्यादा सीवियर ठंड है, बहुत ज़्यादा सीवियर गर्मी है, तो उस केस में ये स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर्स बना देते हैं। तुमको याद है 10th क्लास में एक राइजोपस का डायग्राम था नीचे छोटा सा बना हुआ, वो तो खैर फंगस के केस में था, पर उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन दिखा था। सिमिलरली तो एक केस क्या हो गया? एक ये फिजन करते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ लिख लेना, एक ये फिजन करते हैं, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, तीसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं डीएनए ट्रांसफ़र करके। तीसरा क्या हो गया? यहीं पे लिख देती हूँ मैं भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तीसरा होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो इसी के साथ हमारा बैक्टीरिया का मेन हिस्सा खत्म होता है और प्रोटिस्टा की शुरुआत होने वाली है। एक माइकोप्लाज्म और सुन लो। माइकोप्लाज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बिल्कुल सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं जो अभी तक विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, पैथोजेंस की तरह काम करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। बढ़ा रही हूँ, इससे पहले वाले मैंने ना तुमको ऑलरेडी बैक्टीरिया पढ़ा दिया सारा, वीडियो देख लेना नहीं देखा तो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ढूंढना आसान हो जाएगा। मेरा नाम शीतल सहगल है और लेट्स स्टार्ट विद किंगडम प्रोटेस्टा। तो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो किंगडम प्रोटेस्टा की शुरुआत करते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में क्या जानते हो? एक चीज़ तो भाई सब जानते हैं अब कि ये यूकैरियोटिक है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से सिर्फ इकलौता ऐसा किंगडम जो प्रोकैरियोटिक था वो मोनेरा भाई सब का किंगडम था। मोनेरा माने बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हमने डिफरेंट प्रकार पढ़े थे, उसमें से हमने 2 कैटेगरी का आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, एक यू बैक्टीरिया पढ़ा। यू बैक्टीरिया में हमने कीमोसिंथेटिक पढ़ा था, फोटोसिंथेटिक पढ़ा था। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पढ़ा था और
ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा की खासियत, इनके पास सिंगल सेल होता है, फिर उसके बाद ये यूकैरियोट्स होते हैं और इसकी बाउंड्रीज जो है ना इस किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, क्योंकि यार ये सिंगल सेल्ड है ना, तो ये डिस्कवरी तो चलती रहेगी, तो बाउंड्रीज हम कैसे इतनी जल्दी डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसी से नहीं हो सकता कि इसके अंदर क्या क्या आएगा एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट बायोलॉजिस्ट। अच्छा, कोई जो फोटोसिंथेसिस कर ले तो बायोलॉजिस्ट बोलने लग जाते हैं उनको कि ये प्लांट है। ठीक है, और कुछ जो अपना खाना खुद बनाते नहीं हैं उनको हम एनिमल क्लासीफाई करने लग जाते हैं। चलो, इन तब भी हमने जैसे तैसे इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, मतलब इसको फर्दर प्रोटिस्टा को ही फर्दर डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है तुम्हारा क्रीसोफाइट्स, दूसरा क्या है डायनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा क्या है यूग्लिनॉइड्स, चौथा है साइमोल्ड और पांचवा है प्रोटोजोआ। समझ गए? 5 किंगडम थे, कौन कौन से थे तुम्हारा किंगडम प्रोटिस्टा में? पहले है क्रीसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड, चौथा स्लाइम मोल्ड और पांचवा प्रोटोजोआंस। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। पहला किंगडम क्या था? प्रोकैरियोटिक, और क्या नाम था उसका? मोनेरा, भूल ना जाना। और फिर उसके बाद बाकी ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक है, हम भी यूकैरियोटिक में ही आते हैं। फिर प्रोटिस्टा की खासियत ये है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, जो तुम्हारा बचपन का दोस्त था ना, जो हम बचपन से इकलौता पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा, AMOEBA, वो भी इसी किंगडम में आता है। चलो, क्रीसोफाइट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं, जिन्हें डेस्माइट भी कहा जाता है। ये इनके अंदर के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ना नाम है। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। इस ग्रुप के अंदर डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर मिलेंगे। फ्रेश वाटर समझते हो ना, नदी का बहता हुआ पानी। मराइन इन्वायरमेंट माने थोड़ा सा सलाइन इन्वायरमेंट पे भी मिल जाते हैं। बहुत छोटे होते हैं यार, सोच लो ना, यूनिसेलुलर है तो बहुत ही छोटे होंगे। फिर उसके बाद ये फ्लोट करते रहते हैं पैसिवली, धीरे धीरे करके फ्लोट करते रहते हैं एज प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन समझते हो? पानी में ना छोटे छोटे बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो जब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना, तो उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, प्लैंक्टन्स कहते हैं। और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो उसको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। देखो, इसको ना साइड में प्लैंक्टन्स, इसको साइड में लिख के रख लो, क्योंकि ये कहीं ना वर्ड यूज़ कर देते हैं, समझाते ही नहीं है क्या चीज़ है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ये क्रीसोफाइट्स में आते हैं। क्रीसोफाइट्स प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि तुम्हें पानी में फ्लोट करते हुए दिखते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो ये जू प्लैंक्टन हो जाएगा। ठीक है, प्लैंक्टन और ये जो फाइकोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मान लो ये अरबों फाइकोप्लैंक्टन सारे ओशंस पे तैर रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने कहा ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो सोचो कितना सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। समझे? फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते जो प्लैंक्टन्स हैं। चलो, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ जी, देखो, फिर उसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं डायटम्स। अब डायटम्स के बारे में बात करें, सेल वॉल जो होता है, तो वो सोप का डब्बा देखा तुमने, जिसमें साबुन रखते हैं, वो डब्बा क्या होता है? एक डब्बे पे दूसरा डब्बा ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही डाई एटम्स का स्ट्रक्चर होता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर क्या होता है? डाई एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, सोप बॉक्स जैसा। इनकी वॉल्स में, इनकी जो वॉल होती है उनके अंदर तुमको मिलेगा सिलिका। उसमें क्या मिलेगा? सिलिका। तो ये जब मर जाते हैं ना, तो इनकी बॉडी नहीं गायब होती, वो एज इट इज़ जमा होती जाती है और क्या बना देती है? डायटोमेशियस अर्थ बना देती है। डायटोमेशियस अर्थ माने एक बेसिकली इनकी डेड बॉडी का वो है, क्या कहते हैं, पाइलअप है। ठीक है, उसे डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। तो क्रीसोफाइट्स में पढ़ने वाली चीज़ क्या थी? प्लैंक्टन्स के बारे में तुमने पढ़ा। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं पानी पे, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। डायटम्स के बारे में पढ़ा। डायटम्स की जो होती है वॉल्स एक दूसरे में एम्बेडेड होती है। डायटम माने दो एटम, माने दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दो
दो बॉडीज़ एक दूसरे में ओवरलैप्ड है। इनकी वॉल सिलिका से बनी होती है। सिलिका इनके मरने के बाद भी रह जाता है, जैसे इंसान मरता है तो उसकी बॉडी को जला देते हैं ना, तो और एशेस बच जाती है। सिमिलरली ये जब मरते हैं ना तो इनका सिलिका, जो इनकी बॉडी का सिलिका है, वो जमा होता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है वो इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि वो डायटोमेशियस अर्थ बना देता है। ठीक है, अर्थ माने पूरा धरती को नहीं डायटोमेशियस बना देगा, वो जो पर्टिकुलर मर के वो जो पाइलअप हो गया है, वो जो जमा हो गया है, उसको डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। इसको यूज़ करा जाता है, पॉलिशिंग के काम आता है, फिल्ट्रेशन के काम आता है। ऑयल और सिरफ में डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, ओशन में भी चीफ प्रोड्यूसर्स इन। चलो, फिर उसके बाद आता है डाइनोफ्लैजलेट्स। डाई मतलब दो, फ्लैजला अभी मैंने तुम्हें बताया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर तो फ्लैजला कहते हैं। छोटे देखो फ्लैजला है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, जैसे इसके पैरामीशियम के केस में ना ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सीलिया कहते हैं। सीलिया और फ्लैजलम में कंफ्यूज नहीं होना, फ्लैजलम बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। ठीक है, देखो तो डाइनोफ्लैजलेट्स में क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के हो सकते हैं। सेल वॉल जो होती है स्टिफ होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। आउटर सरफेस में इनकी बॉडी में दो फ्लैजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनकी बॉडी में क्या होता है, एक फरो होता है बिटवीन द प्लेट्स। वेरी ऑफन हमें देखा जाता है रेड डाइनोफ्लैजलेट्स होते हैं, जिनका एग्जांपल है गोनोक्लाक्स। अंडरगो इतना रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं कि रेड कलर, ऐसा लगता है पानी रेड कलर का हो गया है, और रेड टाइड्स देखने को मिलती है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जहर रिलीज़ करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैराइन फिशेस वगैरह होती है वो मारी भी जाती है। समझ गए? चलो, फिर उसके बाद आता है यूग्लेनॉइड्स। अब यूग्लेनॉइड्स के बारे में बात करें तो ये स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, माने रुके हुए पानी में मिलते हैं। एक होता है बहता हुआ पानी, एक होता है रुका हुआ पानी। ठीक है, इनके पास सेल वॉल में नहीं होती, इनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसको पेलिकल कहा जाता है। इनके पास एक प्रोटीन, इसमें स्टार मार्क करके साइड में लिख देना। यूग्लेनॉइड की खासियत क्या थी, प्रोटीन की लेयर थी, जिसका क्या नाम था, पेलिकल था। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी बॉडी में दो फ्लैजला होते हैं, एक लंबा सा फ्लैजला होता है, कोई छोटा फ्लैजला दिख रहा है तुमको, एक लंबा फ्लैजला दिख रहा है। ये फोटोसिंथेसिस, जब लाइट आ रही हो ना तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, जब लाइट नहीं आती तो ये हेटरोट्रॉप्स का काम करने लग जाते हैं। तो देखो ऑटोट्रॉप भी हो गए, हेटरोट्रॉप भी हो गए, एक ही ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये हाइयर प्लांट्स, आज की डेट के जो डेवलप्ड प्लांट है ना, उनके जैसे ये एक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा यूग्लेना। देखो ये यूग्लेना है, ये डाइनोफ्लैजलेट्स है। अब हम स्लाइम मोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम से बच्चे खेलते थे। अरे यार मुझे बड़ा डर्टी सा लगता है स्लाइम, मुझे लगता है इतने सारे हाथ उसको छूते हैं और एकदम से वो चिपचिपा सा होता है, उसमें कितने सारे जर्म्स होते होंगे। मेरे घर में भी कोई बच्चा लाता है, मतलब कोई मेरी सिस्टर वगैरह लेके आती है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता स्लाइम बिल्कुल। क्या स्लाइम पे आते हैं। स्लाइम मोल्ड सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक समझते हो, डेड और डिके पे फीड करते हैं। ये लिखा भी हुआ है, डिकेइंग ट्विग्स वगैरह, लीव्स, पत्तों वगैरह पे फीड करते हैं। एनगल्फ मतलब खा जाते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल को, और अगर अच्छी कंडीशन हो तो ये साथ में मिलके प्लास्मोडियम बना देते हैं। मतलब इनका जो ग्रुप होता है ना, सारे स्लाइम मोल्ड साथ में आते हैं तो क्या बनाते हैं, प्लास्मोडियम बना देते हैं। ठीक है, और ये प्लास्मोडियम पूरा फैल जाता है, ये प्लास्मोडियम पूरा फैल जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज़, छोटी छोटी बॉडीज़ जो स्पोर्स कहलाती है। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होती है, ट्रू वॉल माने सेल्यूलोज की वॉल्स होगी। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। और इनके जो रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो पानी हवा के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। फिर प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, हेटेरोट्रॉप समझते हो ना, अपना खाना खुद बना नहीं सकते, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्रेडेटर्स की तरह रहते हैं और पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। पैरासाइट्स जो दूसरों की बॉडी पे फीड करे, प्रेडेटर्स जो प्रे करे। ठीक है, प्रे करे एज ए शिकारी। ठीक है, और दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव, और हम एनिमल्स का पूर्वज माना जाता है इनको हमने फर्दर 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारे एम्यूबॉइड प्रोटोजोआ, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। ये सूडोपोडिया होते हैं इनके पास। अरे सूडोपोडिया को तो तुम लोग जानते हो, मैं डेफिनेटली ये एक बात कह सकती हूँ एकदम श्योर होके कि सूडोपोडिया को तो तुम पक्का ही जानते होगे। फॉल्स फीट होते हैं, अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है।
और इनके पास एक सिलिका का शेल होता है, ठीक है। जो पानी में रहते हैं ना, इनके पास एक सिलिका का शेल होता है ताकि इनकी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचे, डिस्ट्रॉय ना हो जाए आसानी से। और कुछ को सम सच एज एंटामोइबा जो है वो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। फिर आता है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला समझते हो ना, बॉडी में एक विप लाइक स्ट्रक्चर्स होना। ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट्स, या तो ये अपना काम खुद करेंगे, किसी की बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, या पैरासाइट्स बन के किसी की बॉडी पे डिपेंडेंट रहेंगे। इनके पास फ्लैजिला होता है और ये बहुत सारी बीमारियां करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस में या तो बहुत नींद आती है या फिर नींद ही नहीं आती, ठीक है। बहुत बार तो मुझे भी लगता है कि मुझे स्लीपिंग सिकनेस तो नहीं है, मेरा केस बहुत नींद आने वाला है। खैर, अब फिर इसके एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। चलो फिर सीलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं। सीलिया तो जानते हो, छोटे छोटे बहुत सारे बाल होते हैं इनके। सीलिएटेड प्रोटोजोआ पानी में मिलते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। इनकी बॉडी में ना कैविटी होती है, जैसे ये देखो पैरामीशियम का डायग्राम, ये कैविटी, उसे गलेट कहते हैं, ठीक है। और बाहर खुलती है, इनकी कोऑर्डिनेटेड सारे सीलिया एक साथ मूव करते हैं। जैसे 26 जनवरी की परेड में देखा है ना, कितना सिंक में वो लोग परेड करते हैं। सिमिलरली ये सीलिया भी सारे एक साथ मूव करते हैं ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अपने ऑर्गेनिज्म को लेके जा सके। अब आता है हमारा स्पोरोजोआंस के बारे में बात करें तो ये जनरली ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, नोटोरियस बदमाश होते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है, मच्छर काटता है ना, मलेरिया का मच्छर, उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम ही होता है और वो प्लाज्मोडियम से हमारे डिजीज़ कॉज होते हैं, मलेरिया हो जाता है। चलो किंगडम फंगस, अब हम नेक्स्ट उस वीडियो में ना किंगडम फंगस कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। किंगडम फंगस कवर कर लेते हैं। मेरा नाम शीतल सहगल है और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे पर्सनल अकाउंट में, प्लस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंगस फंजाई, कुछ भी बोल लो, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले वाला ना सुनो, मैंने सारा पढ़ा दिया है, वो वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, या तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, नहीं तो साइड सर्च करके ढूंढ लेना, चैप्टर का नाम डालना, मेरा नाम डालना, यूल गेट इट। किंगडम फंगस के बारे में बात करते हैं। फंजाई जिसे बोला जाता है, ये एक यूनिक किंगडम है। इसमें हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। मॉर्फोलॉजी, बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर। देखो एक मॉर्फोलॉजी होती है ना, एक एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी, ग्रेज एनाटॉमी एक सीरियल है, हाँ सीरीज़ है, वो मेरी फेवरेट सीरीज़ है। खैर ऑफिस में आता है मॉर्फोलॉजी। एनाटमी होता है उसके अंदर कैसा दिख रहा है। जब तुम किसी चीज़ का डाइसेक्शन करते हो ना, जो अंदर की चीज़ें देखते हो वो एनाटमी में आता है, और जो बाहर नेकेड आई से तुम देख पा रहे हो वो मॉर्फोलॉजी में आता है। जैसे एक फूल देखा तो अगर वो रेड कलर का है, उसके पेटल्स रेड कलर के, उसके सेपल्स ग्रीन कलर के, वो सब मॉर्फोलॉजी का हिस्सा है। समझे? मॉर्फोलॉजी समझ गए ना, आउटर अपीयरेंस बेसिकली। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे कॉमन चीज़ जो तुमने फंगस में देखी है, मशरूम जो हम खाते भी हैं। डू यू लाइक मशरूम्स? मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, अब मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ, और वेजिटेरियन लोगों को मशरूम थोड़ी सी चिकन वाली फीलिंग देता है, ठीक है, तो इसलिए मुझे पसंद है। व्हेन द स्पॉट सीन ऑन द मशरूम लीव्स ऑन, अच्छा, और पैरासिटिक फंगस, वाइट स्पॉट्स दिखते हैं मस्टर्ड लीव्स में, सरसों के जो पत्ते होते हैं उस पर सफ़ेद स्पॉट दिखते हैं, दैट इज़ ड्यू टू फंगस के इन्फेक्शन इंसान को भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। फंगल डिजीज़ प्लांट्स एनिमल दोनों को होता है। फॉर एग्जाम्पल वीट रस्ट, वीट के जो पत्ते हैं ना उसमें ऐसा लगता है जंग लग गया हो, और ये पक्सीनिया देखा जाता है, पक्सीनिया के कारण सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है, जैसे पेनिसिलिन। फंगस इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोपॉलिटन है, माने हर जगह मिल जाते हैं, हवा में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे। दे प्रेफर टू ग्रो, और ये गर्म इलाके में ग्रो करना पसंद करते हैं। येस इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड, और हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही, फंगस इन्फेक्शन से ही बचाते हैं जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं। तुमने देखा होगा यार, कभी कभी जब तुम लंच बॉक्स बैग से निकालना भूल जाते हो और थोड़े दिन बाद निकालते हो तो उसके अंदर पूरा वाइट कलर का फंगस लग चुका होता है ना। फिर उसके बाद आता है एक्सेप्शन, देख लेते हैं ईस्ट का। ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, फंगस आर फिलामेंटस, ठीक है, यूनिसेलुलर, फंगस आर फिलामेंट, वे एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर। फंगस के अंदर बहुत सारी फिलामेंट्स होती है। अब देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, हाइफे के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती है, मसल्स होते हैं ना,
इनकी बॉडी में हाइफे होते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? हाइफे, पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तुमने फंगस देखा होगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना टिफिन बॉक्स वाला फंगस को, ध्यान से देखना, पतले पतले धागों का नेटवर्क लगता है वो, इस नेटवर्क को बोलते हैं हाइफे। हाइफे पूछा जाता है, ध्यान रखना। हाइफे के नेटवर्क को, इस थ्रेड लाइक इस धागे को हाइफे कहा जाता है, और हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। जब इनकी ट्यूब्स, देखो ये धागों में जो ट्यूब्स है वो एकदम कंटिन्यूअस हो, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, तो उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और इसे कोनियोसाइटिक हाइफे कहा जाएगा। कोनियोसाइटिक हाइफे क्या होता है? जब जो तुम्हारे धागे थे ना, जो हाइफे थे, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, उसे क्या कहेंगे? कोनियोसाइटिक हाइफे कहा जाता है। इनके पास सेप्टा होता है, इन हाइफे के बीच में ना ऐसे डिवीजन होता है, उन्हें सेप्टा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। और इनकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। जैसे प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, फंगस की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स से बनी होती है। फंगस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एक बार थोड़ा इसे रेज कर दूँ और 1 मिनट में मैं तुमको ये रिवाइज करवाना चाहूँगी। देखो, फंगस की बॉडी में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नाम होता है हाइफे। हाइफे का नेटवर्क जब बन जाता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं माइसीलियम। अब अगर मैं इस हाइफे को ध्यान से देखूं और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसको कहेंगे कोइनोसाइटिक हाइफे। समझ गए? चलो सुनो, समझ आया तो प्लीज़ मुझे लिख के बताना नीचे। बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब सही में बहुत अच्छा लगता है, कनेक्शन सा बैठता है। मुझे लगता है कि मैं सही में इंसानों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा लगता है कि मैं लैपटॉप को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखो चलो फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सब हमने कवर कर लिया है। काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। मोस्ट फंगस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, डेड और डिके पे फीड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डेड सब्सटेंस से अपना सारा न्यूट्रिशन, इसलिए इन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब डिपेंडेंट होते हैं, इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमें देखने को मिलेंगे। सिम्बायोटिक समझ, तो दोनों को फ़ायदा होता है। सिम्बायोटिक माने दोनों को फ़ायदा हो। तो जैसे मकान वाले किराएदार को रखते हैं, तो किराएदार को फ़ायदा होता है, उनको रहने की जगह मिलती है, मकान वाले को फ़ायदा होता है, उसको पैसे मिलते हैं ना। ऐसे ही जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे, उसको कुछ चाहिए था, वो कुछ देने लायक था, उसको कुछ चाहिए था, उससे उसने कुछ लिया। समझे ना? कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं मैंने बोल दी ना। मतलब एक चीज़ के पास कुछ ऑफ़र करने को था दूसरे इंसान को, और इसके पास कुछ ऑफ़र करने को था इसके लिए, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ये लाइकेंस में देखा है कि हम फंगस और एल्गी एक साथ रहता है। फंगस और एल्गी जब एक साथ रहता है तो हम उसको बोलते हैं लाइकेन। उसको क्या बोलते हैं? लाइकेंस। और ये ना प्लांट्स के बहुत सारे जो हायर वो ट्रीज़ होते हैं, उनके रूट्स के साथ भी फंगस देखने को मिलता है। उस केस में उसको माइकोराइजा कहा जाता है। समझ गए हो? चलो आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगस टेक्स प्लेस। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगस में? वेजिटेटिव तरीके से। वेजिटेटिव तरीका का मतलब होता है कोई भी सेक्सुअल ऑर्गेन या फिर सेक्सुअल सेल इन्वॉल्व नहीं है। समझ गए ना? वेजिटेटिव का मतलब होता है कोई भी सेक्सुअल ऑर्गेन या फिर कोई भी सेक्सुअल सेल इन्वॉल्व नहीं है। ए सेक्सुअल वेजिटेटिव मीन्स क्या क्या होते हैं? फ्रेगमेंटेशन, बॉडी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और फिर वो हर फ्रेगमेंट अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर होता है फिजन। फिजन में क्या होता है? जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्यूज़ हो जाता है, उसको फिजन कहते हैं। ऐसे एक होता है बडिंग, जैसे ईस्ट में बडिंग देखी जाती है। ईस्ट में क्या होता है? छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स टूट के अलग हो जाते हैं ना, तो वो अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, पता है कितने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ और कितने टाइम से मैं सोचती थी कि ना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँगी। मतलब अभी तो मैं पढ़ाती हूँ तो फिर बहुत कम बच्चों को मैं पढ़ा पा रही हूँ ना, कितने मैक्सिमम इतना थोड़ी हो पाएगा यार। पर मुझे लगता था कि कितनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं उनको ढंग से पढ़ा सकती हूँ, और आज मैं फाइनली पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। चलो ये सब मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर्स से होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। उन स्पोर्स का नाम है कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स अलग है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अलग तरीके से हो रहा है, अलग उनके स्पोर्स अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे एक लिस्ट बना लेना, ए सेक्शुअल लिख के और उसमें लिख देना कोनिडिया,
स्पोरांजियोस्पोर्स और फिर ज़ूस्पोर, ठीक है। और ऐसे से ये नीचे लिखना सेक्सुअल। हाथ ज़रूर चलाया करो बुक पे, मतलब पेंसिल ज़रूर चलाया करो बुक पे, इससे तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर आता है oospores, ascospores और basidiospores। OBC चलो BC तो याद हो ही जाएगा, वो भी याद कर लेना, ठीक है। अब बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स। और फिर उसके बाद आता है ये ना फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ मतलब जहाँ पे फ्रूट स्पोर्स बहुत सारे होंगे और ये एक सिस्ट में, मतलब एक केस में प्रेजेंट होंगे। जैसे ही केस फटेगा तो सारे स्पोर हवा में उड़ जाएंगे, तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ का काम करते हैं। अब देखो सेक्सुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। हमने वेजिटेटिव साइकिल पढ़ ली है, ठीक है। एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल में जो स्पोर्स होते हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। अब चलो बता दो मुझे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। काश तुम बता पाते, लेकिन बता देना अगर पता हो तो, नहीं तो मैं अभी तो बता ही रही हूँ। प्रोटोप्लाज्म होता है, देखो जैसे सेल है ना, सेल के अंदर ये जो है न्यूक्लियस है, NuCl न्यूक्लियस है, और ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, और बीच वाला हमारा साइटोप्लाज्म है। तो क्या होता है, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूँ तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बचेगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बचेगा। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एक चीज़ और सुनो, ये तो लिख लेना, बना लेना, प्लस एक चीज़ और लिख लेना, प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। ओ माय गॉड, पैथेटिक हैंड राइटिंग, इतनी बुरी नहीं है मेरी, सही में हैंड राइटिंग है, इसमें ना पेन टैप से और जल्दी लिखने के कारण आती है। चलो एक चीज़ और सुनो, प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किसने किया था, इट वॉज पुरकिंजे। तुमने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर क्लास 9th पढ़ी थी तो ढंग से सुनो। सबसे पहला स्टेप देखो, 3 स्टेप में होता है इस सेक्सुअल साइकिल। पहला प्रोटोप्लाज्म जाके फ्यूज़ होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है। अच्छा गैमीट्स क्या होता है, इसके आगे लिख लो सेक्सुअल सेल। गैमीट्स क्या होते हैं, सेक्सुअल सेल्स। जैसे इंसान में गैमीट क्या होगा, अगर फीमेल है तो ओवम होगा, मेल है तो स्पर्म होगा, ऐसे ही फंगस में भी गैमीट्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जाके फ्यूज़ हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जाके फ्यूज़ हो जाएगा। तो फंगस की बॉडी बेसिकली कैसी दिखती है, हाइफे के फॉर्म में दिखती है ना। मान लो ये ए पेरेंट है, ये बी पेरेंट है, ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस है। तो पहले स्टेज में जाके ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियस एक साथ आ गए। अब सेकेंड होता है, अब इन दोनों न्यूक्लियस को जब फ्यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे कैरियोगैमी। 2 न्यूक्लियस से एक बन जाना, इसको क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। थोड़ा सा मैं इसको और बताना चाहूँगी ताकि तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाए। देखो जब प्लास्मोगैमी, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहे थे तो प्लास्मोगैमी थी। कैर का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए तो उसे कैरियोगैमी कहते हैं, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ तो उसको प्लास्मोगैमी कहते हैं। और फिर मायोसिस होता है, जाइगोट मायोसिस होता है। देखो तो सबसे पहले तुम्हारे पास ये 2 क्या थे, हाइफे थे। हाइफे का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ तो 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस फ्यूज़ होके एक बना, इस केस को कहते हैं जाइगोट बना। और फिर फाइनली जाइगोट में मियोसिस हुआ। मियोसिस जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे लिख के ज़रूर बता देना यार। मैं मियोसिस माइटोसिस ना एक अलग से वीडियो में समझा दूँगी, शॉर्ट में समझाऊँगी। तुम्हारे सिलेबस में ना ये चैप्टर भी है माइटोसिस और मियोसिस करके, पर वो ना बहुत आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो जस्ट पिन डाउन सम, राइट इन द कमेंट कि तुमको मायोसिस माइटोसिस याद है कि नहीं याद है। देखो फिर आता है जब फंगस फंगस प्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर। कंपैटिबल मतलब 2 सिमिलर प्रकार के हाइफे साथ में आते हैं और फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। कभी कभी, ध्यान से सुना, कभी कभी क्या होता है, जब ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस आ गए। कभी कभी ना फंगस इसी स्टेज में थोड़े टाइम तक रुक जाता है। कभी कभी फंगस इस स्टेज से डायरेक्ट इस स्टेज में ना जाके, प्लास्मोगैमी से डायरेक्ट कैरियोगैमी में ना जाके, एक डाई कैरियोनिक फेज में आके रुक जाता है। डाई कैरियोन, डाई मतलब 2, कैरियोन माने न्यूक्लियस,
तो 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज में रुक जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोनिक फेज। फिर फर्दर ये थोड़े टाइम बाद आके इनका फ्यूजन होता है और अपनी कहानी को ये आगे बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आया? पहले क्या हो रहा था? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन विच इज़ प्लास्मोगेमी। सेकेंड में क्या हो रहा था? कैरियोगेमी, दैट इज हमारे न्यूक्लियस का फ्यूजन। तीसरे केस में क्या हो रहा था? दैट वाज जाइगोट, मियोसिस हो रहा था। क्या हो रहा था? मियोसिस हो रहा था। मियोसिस, अच्छा सुनो ना यार, ये तो लिख ही लो, MEIOSIS, मियोसिस को लिख लो। इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मान लो 2n है, n है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। जब 2n से n बनता है ना, तो इस चीज़ को कहते हैं मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस देखा जाता है, एसेक्सुअल में माइटोसिस देखा जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, ज़रा बता दो। यस, अगर तुमने ये बताया तो सही है, प्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉइडी। अच्छा, ये तो जानते हो ना इंसान में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? हाँ, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है। इंसान में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। दैट इज़ 46 क्रोमोजोम होते हैं टोटल, ठीक है। उसमें से एक 22 ऑटोजोम कहलाते हैं। 22 ऑटोजोम, सब सिलेबस में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। ऑटोजोम्स होते हैं, और एक जो होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्स डिटरमाइन करता है, लड़का या लड़की, ठीक है। XX और XY वाला होता है। बाकी 22 जो होते हैं ऑटोजोम कहलाते हैं। ये सब कई बुक में लिखते जाना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी समझते हो, बाहर से कैसा दिखता है? माइसीलियम, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इन सब के बेसिस पे हमने इनको फर्दर डिवाइड कर दिया है। कैसे कैसे डिवाइड करा है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। चलो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। फंगस वाला एक ही वीडियो में रखेंगे, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसको अलग वीडियो में कवर कर दूंगी, ताकि बहुत लंबी वीडियो हो जाना भी बड़ी दिक्कत की बात होती है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये पानी में मिलता है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलता है, डिकेइंग वुड्स में मिलता है। जब वुड्स ख़राब हो जाने लग जाते हैं ना, डैम्प गीली गीली जगहों पे मिलता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? मतलब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ इसका ऑब्लिगेट पैरासिटिक तरीके से ही खाना खा सकता है, ये बाकी मेथड पे कभी स्विच नहीं कर सकता है। चलो फिर आता है स्पोरोजोइड, देयर आर स्पोर्स। अब माइसीलियम इसका एसेप्टेड होता है, मतलब माइसीलियम में ये जो सेप्टा मतलब ये डिस्टिंक्शन नहीं होते हैं। कोनियोसाइटिक होता है, भी समझाया था ना, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है, विच आर मोटाइल स्पोर। और ए प्लानोस्पोर से होता है, जो कि मोटाइल मतलब ये हिल नहीं सकते, ये हिल सकते हैं। ये स्पोर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए एंडोजेनसली कहा गया है। एंडोजेनसली लिख लो कि दे आर प्रोड्यूस इनसाइड। जूस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन, और जूस्पोर जो होता है फ्यूजन से बनता है बाय 2 गैमीट्स। जाइगोस्पोर कैसे बनता है? फ्यूजन से बनता है। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा? एक, इनका हैबिटेट पढ़ा। दूसरा, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये पढ़ा। और फिर इसके एग्जाम्पल पढ़े। देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? म्यूकर है, राइजोपस है जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एल्ब्यूगो है, पैरासिटिक फंगस है, मस्टर्ड पे लग जाता है, मस्टर्ड के पौधे को ख़राब कर देता है। मस्टर्ड से मुझे मस्टर्ड सॉस याद आता है हमेशा। यू लाइक मस्टर्ड सॉस? तुम लोग को पसंद है? मेरे घर में सिर्फ मुझको ही पसंद है। खैर सुनो, अब हम पढ़ लेते हैं एस्कोमाइसिटीज़ पढ़ लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ क्या होता है? इनको सैक फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंगस। तो यहाँ पे लिख लो सैक फंगस। बुक खोलोगे तो लगेगा पढ़ी हुई बुक है, एकदम नई नवेली बुक पे लगता है बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। एस्कोमाइसिटी। और सुनो, एक ना आदत डाला करो बुक से ही पढ़ने की। मुझे पता है ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी हेल्प बुक्स हो गई है, और तुम देखोगे ना यार, बहुत मोटी मोटी हेल्प बुक्स होती है। प्रैक्टिकल नहीं होता इतनी मोटी मोटी हेल्प बुक्स को पढ़ना। या तो तुम्हें सही में बहुत ही डेडिकेशन के साथ नीट क्लियर करना है, नहीं तो फिर तुम अपनी बुक को यूज़ करो ना। और मैं तो हूँ ही, ठीक है। जहाँ जहाँ जो नहीं समझ आया वो आप कमेंट सेक्शन में पिन करते जाना, ठीक है। बुक को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा बायो में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा हेल्प बुक में अटक जाओगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बुक से ही
स्टिक रहने की कोशिश करो। इवन 12th में भी ये आदत तुम्हारी हेल्प करेगी। 12th में तो थोड़े ढंग के मार्क्स तुमको लाने ही पड़ेंगे, ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। चलो 11th में तो हमारा ना एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि भाई 11th में पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बच्चों का ये केस हो जाता है। और पर 12th में तो ऐसा नहीं सोच सकते ना। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर देखो पेनिसिलियम आता है और रेयरली यूनिसेलुलर, या तो ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, कभी कभार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट को सैकेरोमाइसीज भी कहा जाता है। ये सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, डेडोडिके पे खाते हैं, पैरासिटिक होते हैं और गंदगी गोबर वगैरह पे भी उगते हैं। इसे कॉप्रोफाइलस कहते हैं, कॉप्रोफिलस कहते हैं। माइसीलियम इनका ब्रांच होता है। जब ब्रांच माइसीलियम मतलब ये जो है ऐसे करके फर्दर ये डिवाइडेड होगा, इसे कहते हैं ब्रांच माइसीलियम। इसे क्या कहते हैं, ब्रांच माइसीलियम। सेप्टेट होता है, ये देखो ये डिवीजन जो है ना इसे सेप्टा कहते हैं। और ये जो ब्रांचिंग दिखाई है इसे ब्रांच माइसीलियम कहते हैं, ब्रांच माइसीलियम कहते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सोजेनसली, स्पोर बाहर प्रोड्यूस होते हैं। इनके पास स्पेशल माइसीलियम होता है जिसे कोनिडियोस्पोर कहते हैं। कोनिडिया, जो कोनिडिया होता है जब ये जर्मिनेट होता है तो माइसीलियम बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोनिडिया बनता है सबसे पहले और कोनिडिया ही माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसे एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं लोग। ये देखो ये एंडोजेनसली भी स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सोजेनसली भी स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को एस्कोस्कार्प कहा जाता है। एग्जाम्पल एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लाविसेप्स और मोरल्स भी होते हैं। मोरल्स को तुम ना गूगल करके देखना। पता है जो हिमालयन मोरल्स होते हैं ना बहुत महंगे भी बिकते हैं। उनके अंदर बहुत न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा उनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है हमारा बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स के बारे में तुम क्या जानते हो, इन्हें ब्रैकेट फंगस भी कहा जाता है। ये पफ बॉल्स भी इनको कहा जाता है। ये सॉइल्स में, लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स में दिखते हैं। अरे बारिश के मौके में ना आसपास कोई पार्क होगा तो वहाँ पे जाके देखना बहुत सारे छोटे छोटे उग जाते हैं, ठीक है। उनको खाना नहीं है, कोशिश करना छूना भी नहीं है, अवॉइड ही करना, ठीक है। पॉइजनस भी होते हैं बहुत सारे फंगस। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माइसीलियम ब्रांच होता है। ब्रांच का मतलब तो आप जानते हो, माइसीलियम में ऐसे ब्रांचेज होंगे फर्दर, ठीक है। और फिर उसके ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, बीच में सेप्टा होता है। सेप्टा में समझ गए ना। और फिर ए सेक्शुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते हैं बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन होते ही नहीं हैं। प्लास्मोगेमी मतलब ये जो वो प्रोटोप्लाज्म का वो है क्या कहते हैं फ्यूजन है, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है ब्रॉड बाय 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल समझते हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सेल नहीं होते हैं, गेमीट्स नहीं होते, उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म और ओवम के अलावा जितने भी सेल हैं ना सारे सोमैटिक सेल्स हैं, सारे सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। और ये बेसिडियम अल्टीमेटली ये किसके लिए रिजल्ट करते हैं, बेसिडियम में रिजल्ट करते हैं। कैरियोगैमी और मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसेस। कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और मियोसिस बेसिकली बेसिडियम में होता है और बेसिडियोस्पोर बन के निकलता है। बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। बेसिडिया जो होता है फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडियोकार्प्स की तरह अरेंज होते हैं। बेसिडिया मतलब छोटे छोटे जो बेसिडिया, आप देखो क्या होता है, जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बेसिडियम पे प्रोड्यूस होते हैं। देखो हम बेसिडियोमाइसिटीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो स्पोर के पहले भी बेसिडियो लगा देना है, दैट्स इट। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ के स्पोर्स का नाम क्या होगा कॉमन सेंस के साथ, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। और ये किस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बेसिडियम में प्रोड्यूस है। उस केस का नाम क्या है, बेसिडियम है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एगारिकस जिसे मशरूम कहा गया है, उस्टेलिको, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। पक्सीनिया जब पौधे पे लग जाती है ना तो ऐसा लगता है कि पौधे को जंग लग गया है। चलो अब हम पढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के बाद हमारा फंगस भी ख़त्म होता है, मुबारक हो, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में हम पढ़ते हैं इनको ना इम्परफेक्ट फंगस, इस बेचारे को कभी एस्कोमाइसिटीज़ में डाल रहे थे, कभी ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में डाल रहे थे, लास्ट में इसको अपना एक ग्रुप दे दिया। देखो चिंता मत करो, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज कोनिडिया। इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ कोनिडिया के थ्रू होता है। माइसीलियन सेप्टेट या ब्रांच होता है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। अच्छा कुछ मेंबर सेप्रोट्रॉपिक होते हैं और डिकम्पोजर्स की तरह ही काम करते हैं। मिनरल्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। हमारे आसपास नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब मिनरल्स होते हैं ना, इन सबको रिसाइकिल करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। चलिए
बेसिडियोमाइसिटीज़ हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ लेंगे प्लांडी और एनिमिलिया। मैं सोचूँ ना पढ़ाऊँ, सीधा वायरस, वायरियंस, प्रायॉन्स और लाइकेंस पढ़ा देती हूँ, फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में ही नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय है और हम स्टार्ट करते हैं आज ये बचा हुआ चैप्टर। ठीक है, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। इससे पहले वाला मैंने सारा चैप्टर पढ़ा दिया है, उसको देख लेना यार। ठीक है, मैं लिंक डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगी इस चैप्टर की। समझ आए तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल से तुम जुड़ सकते हो। ठीक है, दैट इज़ मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी। चलो, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटिकर ने दी थी, वहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया ना लाइकेंस के बारे में, ना वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो, हमने हमेशा कॉमन कोल्ड तो सफ़र किया ही होगा। हम लोग का हमें जुकाम खांसी होता रहता है ना, तो किसके कारण होता है? वो राइनो वायरस के कारण होता है। राइनो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसलिए वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके कुछ घरेलू नुस्खे कर लेने चाहिए, पर ऐसा कोई दवाई नहीं बनी है। वायरस की हम दवाई नहीं निकाल पाते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर पाते हैं। तुमने देखा होगा कि कोरोना हुआ था तो कोरोना ठीक करने की कोई दवाई नहीं थी, बस हम पैरासीटामोल खा के अपना टेम्परेचर कम कर रहे थे और हम इम्यूनिटी बूस्ट करते विटामिन B-C खा के, है ना। तो वायरस को मारने की दवाई नहीं बना सकते हम। क्यों नहीं बना सकते, उसका आंसर मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। दूसरा, वायरस के अगेंस्ट हम ऐसी अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कल को वायरस आया तो उसे लड़ सके। ठीक है, दवाई बनाना अलग बात होती है, उसको प्रिपेयर करना, बॉडी को खुद ही प्रिपेयर करना ताकि वो लड़ सके, वो अलग बात होती है। चलो, अब हम देखते हैं फ्लू वगैरह जो होता है वायरस के कारण होता है। वायरस के पास कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। इट्स लाइक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा हवा में घूमता रहता है। जब इसको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिल जाता है तो उस सेल में जाके रहने लग जाता है और लिविंग हो जाता है। तुम कुछ ऐसे इमेजिन कर लो जैसे मैं इमेजिन करती थी जब मैं पढ़ती थी कि ये एक आत्मा जैसा है और ये घूमता रहता है। किसी की बॉडी में घुस गया, उसको सही जगह मिल गई, उसकी इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो बस ये जिंदा हो जाएगा। अदरवाइज़ ये बस एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि इधर उधर घूमता रहता है। वायरस की बॉडी में अगर बात करें तो इनके पास सेलुलर, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तुम देख रहे हो, अभी तक हम पढ़ रहे थे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, अब एक नई कैटेगरी आ रही है नॉन सेलुलर। इनके पास सेल्स ही नहीं होते हैं, इनके पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल से भरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम देखते हैं, ये देखो, ये टोबैको मोज़ैक वायरस है, टोबैको का प्लांट जो होता है उसको हो जाता है। इसमें ध्यान से देखो, ये जो गोल मटोल से है, ये चेन जैसे, ये RNA है और उसके ऊपर ये देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का, ये कैप्सिड्स है। कैप्सिड्स क्या लिख दो, प्रोटीन कोट है। क्या है? प्रोटीन कोट है। तो कोई बाहर कोई ऐसे करके सेल का वॉल तो नहीं है ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो इस कारण से इसको नॉन सेलुलर बोला जाता है। चलो, अब इसके बारे में पढ़ लो। इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अच्छा सुनो ध्यान से, वो वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। तो सोचो, हम लोग क्या सोचते हैं, हम ही इनसे परेशान है। ये बैक्टीरिया किंगडम जो मोनिरा किंगडम वाले लोग हैं, ये भी तो परेशान है। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली किस पे अटैक करती है? ये वो वायरस है जो कि अटैक किस पे करता है? बैक्टीरिया पे अटैक करता है। हाँ, ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये देखो, ये जो खतरनाक सा दिख रहा है, ये एक बैक्टीरियोफेज है। इसका क्रिस्टलाइन हेड है, ये उसकी कॉलर है, देखो ये वाला पार्ट, फिर ये शीट्स है बहुत सारी। ठीक है, और ये उसका टेल है, टेल फाइबर्स है, यहाँ ये सारी टेल्स में आता है। टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में हमने पढ़ लिया, बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ लिया। चलो, वायरस का मतलब होता है जहर, वेनम। ठीक है, और दिमित्री था, आई गेस ये रशिया के होंगे। इन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं और कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज़ दे वर फाउंड टू बी, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और इन्होंने एक फ़िल्टर बनाया था जो ना बैक्टीरिया को छान लेता था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता था, बैक्टीरिया को छान लेता था। पर दे रियलाइज्ड कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वायरस जो ऐसा है वो बैक्टीरिया को तो छान लेता है, उस फिल्टर से भी पास हो जा रही है। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटी है। और फिर उसके बाद ये बेजर ने कहा है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा कि इन्फेक्टेड प्लांट्स, टोबैको के जो प्लांट है वो कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं हेल्दी प्लांट्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लूइड बनता है उसे कहते हैं कॉन्टेजियम विविडम फ्लूइडम। उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, और फिर WM स्टैनली के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने बताया
कि वायरस को क्रिस्टलाइज करा जाता है एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के फॉर्म में, जो कि लार्जली प्रोटीन होता है। वायरस को क्रिस्टलाइज करा जाता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। और फिर उनके बाद हम बढ़ते हैं, वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब ये पैरासिटिक फॉर्म से ही जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज ये जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोटीन के अलावा वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है, या तो ये आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों हो। आरएनए डीएनए की फुल फॉर्म तो जानते हो ना, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। साइड में लिख लेना, आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो साइड में लिख के रख लेना। हमारी बॉडी में आरएनए और डीएनए दोनों देखा जाता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास आरएनए और डीएनए होगा। वायरस बेसिकली एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेसिकली वो इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आरएनए जैसे डीएनए हम देखते हैं ना, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए तो हम में भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही देखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्रोटीन कोड जो होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। देखो यहाँ पे कैप्सिड था ना, मैंने बताया था, इसके आगे लिख दो प्रोटीन कोड। वायरस डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, वैसे स्मॉल पॉक्स अब नहीं होता है इतना, हर्पीस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स भी वायरस के थ्रू कॉज होता है, और एड्स की अभी तक प्रॉपर दवाई नहीं निकली है, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है। चलो मुबारक हो, तो हम चैप्टर के एकदम आखिरी हिस्से में आ गए हैं, वायरॉइड्स क्या होता है। टीओ डाइनर जो थे, इन्होंने डिस्कवर करा कि भाई वायरस से भी कुछ छोटा है, उसे वायरॉइड्स कहा जाता है। हाँ सही सुने तुम, वायरस से भी कुछ छोटा है, उसे वायरॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। इससे पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ हो जाता है, पोटैटो के जो आलू में डिजीज़ हो जाता है। ये फ्री आरएनए बेसिकली क्या है, इसकी आत्मा क्या है, फ्री आरएनए जो वायरॉइड्स होता है उसका बहुत कम मॉलिक्यूलर मास होता है। फिर प्रायॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रायॉन्स भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। अच्छा एक सवाल पूछूं, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। मैंने जवाब दे दिया, अमीनो एसिड, क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ चैप्टर कंप्लीट हो जल्दी से। प्रायन किससे बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। मोस्ट नोटेबल डिजीज़ जो प्रायन के कारण होता है वो होता है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसिलोपैथी मतलब दिमाग पे इफेक्ट करेगा, और इसे मैड काउ डिजीज़ भी कहा जाता है, कैटल्स में होता है। और फिर उसके बाद कसिया जैकॉब डिजीज़, ये ह्यूमन में भी कॉज करता है। फिर लाइकन्स के बारे में बात करता है। अच्छा लाइकन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइकन्स हमने बीच में भी पढ़ा था ना। देखो लाइकन्स क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअली मतलब दोनों के काम आता है। जो रिलेशन दोनों के काम आए उसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। जो एल्गी होता है, अगर मैं लाइकन बोलूँ ना, अगर तुम कभी लाइकन देखो तो उसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक होगा एल्गी और एक होगा तुम्हारा फंगस, ठीक है। फंगस, जो फंगस होता है उसको माइकोबायंट बोलते हैं, और जो एल्गी होता है उसे फाइकोबायंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट होते हैं, जो विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ये सब मैंने बता दिया। क्या होता है, देखो एल्गी खाना बनाता है फंगस के लिए। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खाना बनाता है फंगस के लिए। फंगस क्या करता है, उसको रहने की जगह देता है और मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। एक बार फिर से सुन लो, लाइकेंस क्या करता है। लाइकेंस देखोगे तो लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइकेंस के अंदर बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक होता है एल्गी और एक होता है फंगस। एल्गी जो होता है वो क्या करता है, खाना बनाता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है प्लस उसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है। फिर एल्गी, ये सब मैंने बता दिया और दिस एंड्स योर चैप्टर। अच्छा एक चीज़ और, ये जो लाइकेंस होते हैं, मैंने एकदम गलत बोल दिया। लाइकेंस जो होते हैं बहुत अच्छा इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन का। अगर कहीं पे ज़्यादा पोल्यूशन है तो वहाँ पे तुमको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम जब पहाड़ों पे घूमने जाओगे तो तुमको वहाँ पे बहुत सारे लाइकेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिलेटिवली शहरों के मुकाबले वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है। चलो इसी के साथ तुम्हारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। डू लेट मी नो तुमको कैसा लगा। चलो बाय बाय।